नमस्कार। आज लगभग 2 महीने बाद मैं एक बार फिर से किस्सा गोई के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने आपको बताया था कि बहुत ढेर सारी शासकीय व्यस्तताओं के चलते मुझे बरेली से बाहर करीब 1.5 महीने रहना पड़ा। अब मैं यहाँ आ पाया और मैंने जो अब तक जो लास्ट किस्सा गोई का अंक आपके सामने प्रस्तुत किया था वो 176वां था। अलीगढ़ से संबंधित मुर्गा अचार वाले के यहाँ पड़ी हुई डकैती के बारे में आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया था। उसके बाद मेरा स्थानांतरण 1 मई 2018 को वहाँ से अलीगढ़ से मेरठ के लिए हो गया। मैं मेरठ आ गया। 2 मई 2018 को मैंने मेरठ में एसएसपी मेरठ के रूप में चार्ज ग्रहण किया। आप जानते हैं कि जैसे ही आप कार्यालय में जाकर पदभार ग्रहण करते हैं वैसे ही पूरी प्रेस आपको घेरती है। सारे प्रेस वाले उपस्थित थे और सारे प्रेस वालों ने सवाल पूछने शुरू किए, प्रायोरिटीज़ के बारे में शुरू किया। चूँकि मैं पहले एसपी सिटी मेरठ रह चुका था इसलिए तमाम उसमें परिचित भी थे। बातचीत की शुरुआत होने के बाद कि भाई अब आपकी क्या प्रायोरिटी होंगी, पहले और अब में क्या अंतर है, क्राइम को अब आप किस तरह से देखते हैं। वहाँ से मेरठ से निकलने के बाद आप संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गए, उसके बाद लौटे तो आप बहुत लंबे समय तक एटीएस में रहे। इस तरह की बातें होते होते सब लोगों ने एक स्वर से कहना शुरू किया कि अभी 28 अप्रैल 2018 को एक बहुत ही गंभीर घटना दौराला थाना क्षेत्र में NH 58 पर हुई है, जिसमें एक नई नवेली बहू जो शादी करके अपने मायके से ससुराल जा रही थी, उसे गाड़ी सहित रास्ते में बदमाशों ने रोक के और उसे गोली मार दी थी। एक भय का वातावरण हो गया था। आप समझ सकते हैं कि कोई 19-20 वर्षीय लड़की जो तुरंत 4 घंटे 5 घंटे पहले जिसकी शादी हुई हो और वो अपने ससुराल जा रही हो रास्ते में और उसकी हत्या हो जाए। बहुत ढेर सारे सवाल किए लोगों ने। उन्होंने कहा साहब इस घटना का खुलासा कब होगा, कैसे होगा, और बहुत ही गंभीर घटना है, शासन ने इसमें बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। मैंने भी सबको आश्वस्त किया कि मैं इसको देखूंगा, क्या प्रकरण था, क्या घटना थी, क्या क्या अब तक हुआ है, क्या होना बाकी है, और हमसे जो भी अपेक्षा आपकी है वो अपेक्षा हम पूरी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं अपने अधिकारियों के साथ, एसपी सिटी थे हमारे द्विवेदी, एक एएसपी था सतपाल जो आजकल एसपी फतेहपुर है, एसपी क्राइम, इन सब लोगों के साथ और एसओजी के साथ एक मीटिंग मैंने पुलिस लाइन में बुलवाई और कहा कि भाई बाकी तो किसी घटना के बारे में प्रेस में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इस घटना के बारे में बहुत ही गंभीरता से पूछा गया था। उसकी डिटेल्स उनसे पूछी। ये भी बताया गया कि इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है, चूँकि घटना बहुत सनसनीखेज थी और हाईवे की घटना है, कई हो सकता है अपराधी कहीं दूसरे ज़िले से आए हों, और 2 जगह तो कम से कम वेरीफाई हो गई कि गाज़ियाबाद से शादी करके दूल्हा दुल्हन आ रहे थे और उनको मुजफ्फरनगर जाना था। इस लिहाज से एसटीएफ को लगाया गया। एसटीएफ के एसपी आलोक प्रियदर्शी भी वहाँ उपस्थित थे। सबसे बातचीत करके और फिर रात में ही हम लोगों ने दौराला थाना जाके इसकी डिटेल पूछताछ की। वो मौका भी देखा माटौर गांव के पास जहां पर ये घटना हुई थी। एसटीएफ ने बताया कि वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, उन्हें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अब सर्विलांस के सहारे मिल रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इन बदमाशों तक पहुंच जाएंगे। ये भी बताया कि जो जितनी भी बारात जहाँ से चली है वहाँ से लेकर और जहाँ ये घटना हुई है वहाँ तक जितने भी टोल हैं, जितने सीसीटीवी फुटेज हैं, बाज़ारों में हैं, लोगों के हैं, कोई 18 या 19 जगहों से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की गई है और इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस गाड़ी का पीछा, जहाँ ये लोग थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे, परिवार ने नाश्ता पानी किया था, चाय पिया था,
वहाँ से एक गाड़ी वरना इसके पीछे लगी हुई थी। इसके अलावा बहुत जानकारी नहीं मिल रही थी और ये भी वहीं स्पष्ट हो रहा था कि उसमें 4-5 लोग सवार थे। खासकर टोल पर जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी उससे ये जानकारी मिल रही थी। खैर, डंप डाटा एनालिसिस का जो टूल है, जो सबसे कारगर टूल है आज की तारीख में सर्विलांस में, उससे एनालिसिस में वो लोग लगे हुए थे। खैर, 4 मई को एसटीएफ से सुबह सुबह ये सूचना आई कि साहब गैंग वर्कआउट हो गया, गैंग के लोग पकड़े गए और जो घटना हुई थी उसका खुलासा हुआ। जब हम लोग गए थे तो वहाँ घटना के बारे में ये बताया गया था कि 28 अप्रैल को एक बारात मुजफ्फरनगर में मिमराना रोड जिंदा पीर मुजफ्फरनगर से एक बारात चली। दूल्हे का नाम था मोहम्मद शाहजेब। उसके पूरे परिवार वाले वहाँ से चले और नगला मंसूरी एक गांव है गाज़ियाबाद में, वहाँ की महविश परवीन उर्फ फरहान, उससे उनकी शादी वहीं नोएडा के दादरी हाउस में एक कम्युनिटी सेंटर में हुई थी। दिन में शादी हुई। शादी होने के बाद जो मेहमान लोग थे उन्होंने खाना खाया, बारात को खाना खिलाया गया और कोई 9 बजे के आसपास ये बारात एक स्विफ्ट गाड़ी, नई स्विफ्ट गाड़ी जो जैसे दूल्हा दुल्हन के लिए सजाई जाती है, अच्छी तरह से सजी हुई, और उसके भीतर सजी धजी दुल्हन और दूल्हा, दुल्हन के बहन बहनोई, एक 2 साल का बच्चा और एक आदमी और ड्राइवर था शायद, ये वहाँ से चले। रास्ते में प्रतापपुर के पास कहीं इन लोगों ने नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी करने के बाद जैसे ही ये बढ़े हैं आगे की तरफ, मुजफ्फरनगर की तरफ, लड़की के ससुराल यानी शाहबेज के घर की तरफ, वैसे ही माटौर गांव के पास एक उन्हें महसूस हुआ कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ये माटौर गांव के आसपास उसने ओवरटेक कर लिया। उसमें से 4-5 लोग उतरे। उन्होंने एक एक करके सब लोगों को उतारा, उनकी तलाशी ली, उनके पास जो कुछ भी था वो लूट लिया। उसके बाद गाड़ी के भीतर बैठी दुल्हन से उसके गहने उतरवाने के लिए कहा। लड़की ने विरोध किया और विरोध करते ही लड़की को सीने में गोली मार दी। मरने के बाद भी उसके जो गहने उसने पहन रखे थे, बहुत ढेर सारे गहने पहन रखे थे, वो गहने उतार लिए। लड़की को खींच के, गाड़ी से खींच के, यानी बहू को, दुल्हन को गाड़ी से खींच के सड़क के किनारे फेंक दिया और बदमाश उस गाड़ी को चला के वहाँ से चले गए। यानी गाड़ी लूटी गई जो सजी धजी थी, दूल्हा दुल्हन की जो गाड़ी होती है वो लूटी गई, स्विफ्ट गाड़ी थी। उसके भीतर जो 4 लोग और एक बच्चा था, उसके पास जो कुछ भी ज्वेलरी सामान था वो लूट लिया, रुपए जो कुछ भी उनके पास थे वो लूट लिए और दुल्हन को गोली मार दी। ये लोग वहीं सड़क पर पड़े रहे। थोड़ी देर बाद पीछे से बारात की एक दूसरी गाड़ी आ रही थी। उसको जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग यहाँ पड़े हुए हैं, हाथ दे रहे हैं, उनके होश उड़ गए। वो वहाँ से तुरंत दुल्हन को उस पर अपनी दूसरी गाड़ी में बिठा के और भागे। मुजफ्फरनगर में बेगराजपुर में जो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर उसको, बहू को यानी महविश परवीन या फरहाना को ले गए और वहाँ जब अस्पताल में भर्ती किया तो डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड यानी मृत शरीर को लेकर आना बताया। कोहराम मच गया। वहाँ सारे मुजफ्फरनगर के सारे अधिकारी पहुँचे। धीरे धीरे बात होते होते उधर से आते समय दौराला थाना से 1 किलोमीटर आगे दिल्ली की तरफ ये जगह मिली, गांव माटौर, जहाँ की ये घटना पाई गई। तब तक मेरठ से भी सभी लोग वहाँ पहुँच गए थे। ये पूरी घटना के बाद जब हमको 4 मई को एसपी एसटीएफ ने बताया कि घटना खुल गई और शाम को उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पूरी टीम एसटीएफ की लगी ही थी, टेक्निकल सपोर्ट पूरा एसटीएफ का था और जहाँ कहीं आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी, जहाँ पर्सनेल की ज़रूरत पड़ती थी, स्थानीय रूप से कहीं किसी को आइडेंटिफाई करने या उठाने की ज़रूरत पड़ती थी, उसमें मेरठ पुलिस का सहयोग लिया गया था। जो लोग पकड़े गए उनमें
3 लोग पकड़े गए। कुल 6 लोग इस घटना में शामिल थे। जो पकड़े गए उनमें एक अक्षय चौधरी उर्फ गोलू ढाढरा जानी मेरठ का रहने वाला था। दूसरा विपिन शर्मा और विशाल चौधरी, ये दोनों सौंदा रोड मोदी नगर के रहने वाले थे। जो नहीं पकड़े गए थे या जो फरार थे उनमें हिमांशु उर्फ नरसी, धीरज और सूरज, इनको वांटेड किया गया। घटना के बारे में उन लोगों ने बताया कि वो वरना गाड़ी से इसका पीछा कर रहे थे। गाड़ी नई थी और उसके भीतर दूल्हा दुल्हन बैठे थे। उन्हें अंदाज़ा था कि इनके पास पैसा होगा और कुछ नहीं तो दुल्हन सजी धजी। इनकी निगाह पड़ गई थी जब ये लोग चाय वाय पी के अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, दूल्हा और दुल्हन। तो उनको उस लालच में कि हमें सारा गहना मिल जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा, इसको इन्होंने ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक करने के बाद एक एक करके जो तलाशी ली, वो उसमें जो कुछ मिला, उसके बाद गहने से लदी हुई थी दुल्हन और उसको पहले उतारने के लिए कहा, उसने उतारने से इनकार कर दिया और उसने शोर मचाने की जैसे ही कोशिश की, उनमें से एक नरसी उर्फ हिमांशु ने उसे सीने में सटाकर गोली मार दी। थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ से, जब सूरज उस वरना गाड़ी में था, अक्षय ये नरसी, धीरज और अक्षय, ये तीनों एक एक करके उतार रहे थे और उसके बाद फिर नरसी ने उसको, हिमांशु उर्फ नरसी ने उसको गोली मार दी। वहाँ से ये गाड़ी, वो जो दूल्हे की गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी थी, वहाँ से लिए, वहाँ से भराला होते हुए ये मोदी नगर वापस लौट गए। हिमांशु उर्फ नरसी के बारे में बताया कि बहुत ही खतरनाक और डेडेड क्रिमिनल है और उसी ने बहू को गोली मारी, क्योंकि गहने उतारने का काम वही कर रहा था। बाद में जब उनसे पूछा गया, यानी उनके पास जो गहने रिकवर हुए, तो पता लगा कि उसके सारे आर्टिफिशियल गहने थे। बहुत अच्छी, बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था, बहुत पैसे वाले नहीं थे। उनके पास बहू के लिए उन्होंने वो आर्टिफिशियल गहने बनवाए थे, शादी के पर्पस थे। उनका कोई उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं थी। जो कुछ भी उनको नगद 10-20 हज़ार रुपये उनके पास से मिले थे, उसके सिवा, और वो वरना गाड़ी। अगले दिन जब उन्होंने अखबारों में पढ़ा कि इस तरह से शादी हो के बहू जा रही थी, और उसके बाद टीवी में पूरा 2-3 दिन तक पूरा सारी टीवी और अखबारों में इस घटना के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया जा रहा था। कानून व्यवस्था की स्थिति इस तरह की घटना के तुरंत बाद बिल्कुल ख़राब बताई जाने लगती है। ये हमेशा का दस्तूर है कि साहब ध्वस्त हो गई, चरमरा गई कानून व्यवस्था। और ये बहुत ही प्रेशर महसूस करने के लिए इस तरह की खबरें पुलिस पे बहुत प्रेशर या बहुत दबाव महसूस कराती हैं। इनके पास से वो वरना गाड़ी मिल गई, वो भी पहले परतापुर से 24 फरवरी 2018 को वहाँ पर एक व्यापारी पवन था, उसको गोली मारकर लूटी गई थी। दूसरी स्विफ्ट गाड़ी मिल गई जो दूल्हे दुल्हन से लूटी गई थी। दुल्हन के गहने, वो जो आर्टिफिशियल गहने थे, वो भी बरामद हो गए। 3 जो इसमें नहीं मिले, जिनके लिए प्रयासरत थे सभी लोग, एसटीएफ वाले भी और मेरठ पुलिस वाले, उनकी तलाश और ज़ोर से शुरू हुई। आप जानते हैं कि घटना इतनी विभत्स, इतनी दर्दनाक और मन को झकझोरने वाली थी कि एक लड़की जिसकी महज 5-6 घंटे पहले शादी हुई हो, पता नहीं कितने अरमान लेकर वो अपने पति के साथ अपने ससुराल को जा रही थी और बीच में ही उसकी हत्या हो जाए। पुलिस का अपना काम है, जैसा मैंने आपको बताया कि जर जोरू ज़मीन सबसे पहले नज़र उसकी जाती है। पुलिस में सुझाने वालों ने तुरंत सुझाया कि साहब ये तो किसी और को नहीं मारा, खाली दुल्हन को मारा। ऐसा लगता है कि किसी लड़के से इसका प्रेम प्रसंग था और वो ससुराल की तरफ जा रही थी, ससुराल पहुंचने के पहले ही उसने मार दिया। फ़ौरन पुलिस इनके गांव पहुंची, नगला मंसूरी लड़की के, और वहां से कम उम्र के, मतलब नौजवान 20-22 साल के 2-3 लड़के पकड़ लाई। अब उनसे पूछताछ शुरू हुई कि साहब किससे किससे इसके संबंध थे और क्या था, कौन मार सकता है। और 1-2 दिन की तमाम मशक्क़त के बाद भी कुछ पता नहीं लगा।
इसी बीच में एक और शगुफा चला। लड़की के भाई का नाम था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने कहा कि साहब हमारी बहन का नाम फरजाना था, हम फरजाना ही उसको जानते हैं, ये महविश परवीन कहाँ से आ गया ये मुझे पता नहीं। लड़के के घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब महविश परवीन ही बताया गया, लड़की ने भी बताया, फरजाना कहते हैं उसको, बुलाने का नाम फरजाना हो। ये भी अखबारों में खूब छपा कि साहब लड़की के घर वालों और लड़के के घर वालों के बयानों में बहुत बड़ा अंतर है और ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों में से कोई एक डिससेटिस्फाइड था और शायद लड़की की हत्या करने की नीयत से ही ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। इस एस्पेक्ट को भी देखने की ज़रूरत है। सभी अखबारों ने ये खबर कैरी की थी कि इसमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न कुछ चक्कर ज़रूर है, जो उन्होंने गलत नाम बता के शादी की, या फिर लड़की शादी उससे नहीं करना चाहती थी, या फिर तरह तरह की बातें जो और हो सकती हैं। ज़मीन जायदाद के बारे में पूछा गया, लेकिन इन लोगों के पास, न लड़के के पास न लड़की के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, न बहुत ज़्यादा इनके पास कोई भूखंड था या ऐसी कोई बात थी जिस पे कोई झगड़ा होता हो किसी से और किसी तीसरे व्यक्ति ने ये वारदात कर डाली हो। बहरहाल इनको ढूंढना शुरू किया गया कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने उस निरीह लड़की पर, निरीह बहू पर और निरीह ब्राइड पर इस तरह से गोली मार दी। ढूंढते ढूंढते फिर 29 मई को घेराबंदी शुरू हुई, एसटीएफ की भी और मेरठ पुलिस की भी। 29 मई को सरधना रोड पर पदम कोल्ड स्टोरेज के पास मोटरसाइकिल पर जा रहे दो लोगों को सर्विलांस से इनकी लोकेशन बराबर मिल रही थी, इनका पीछा किया गया। ये मोटरसाइकिल छोड़ के जंगल की तरफ भागने लगे। सुबह की बात है, 4:30-5 बजे की। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, बदमाशों की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। काफ़ी देर तक गोलियां चलती रहीं, गांव के लोग बहुत इकट्ठा हो गए। जब थोड़ा सा उजाला हुआ, सूरज निकलने का, रोशनी होने को हुआ, तब पुलिस ने नज़दीक जाके देखा कि उन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उनमें से एक हिमांशु उर्फ नरसी था, जिसने बहू को, उस लड़की को, फरजाना को, महविश परवीन को गोली मारी थी, और दूसरा था धीरज, ये वहाँ मोदी नगर का रहने वाला था नरसी, और दूसरा था धीरज, शताब्दी नगर मेरठ का रहने वाला। इनके पास से बहुत ही अत्याधुनिक कार्बाइन, पिस्टल और तमाम कारतूस भी बरामद हुए। हिमांशु बहुत कम उम्र में ही अपराधी हो गया था और ये 2013 में एक लूट के मामले में जेल गया। जेल चूँकि ये अंडर 18 था, छोटा था, नाबालिग था, तो इसको बाल सुधार गृह भेजा कोर्ट ने। बाल सुधार गृह में भी इसने बहुत तमाशा किया और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बदमाश के साथ बाल सुधार गृह से भागने की कोशिश भी की। उसके बाद इन लोगों ने 24 फरवरी 2018 को पवन को गोली मार के ये वरना लूटी, और इस हाईवे पे इन्होंने लूट की कई वारदातें की थी। जो जब भी घटना, जो 3 पकड़े गए थे, उस समय उन सारी वारदातों का खुलासा हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सारी वारदातों के बारे में बताया भी गया था कि इतनी घटनाएं इन लोगों ने की हैं। इन सारे लोगों ने मिलके फिर जो किस्सा समझ में आया कि इनको पैसे की ज़रूरत थी, इनके कोई ऐसा शौक़ नहीं था, ख़राब शौक़ जो इनके पास ना हो, हर शौक़ को पूरा करने के लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत थी। महविश बेचारी अपने ससुराल पहुंच नहीं पाई, उसकी जान चली गई। जिस चीज़ को लूटने के लिए इन लोगों ने उसकी जान ले ली, उसका दाम भी, सारी ज्वेलरी का दाम भी बहुत होगा, 1000 रुपये होगा, 1500 रुपये होगा अगर उसको बेचा जाए। सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, पैसा इन्हें कुछ मिला नहीं। कार बरामद हो गई जो इन लोगों ने स्विफ्ट गाड़ी लूटी थी, तो इनके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन एक नौजवान महिला की जान चली गई। इस तरह की घटनाएं हाईवे पर मैंने आपको पिछले किस्सों में बताया था कि बहुत बार हुई हैं। बुलंदशहर वाले हाईवे पर मैंने अपनी अलीगढ़ की पोस्टिंग के समय बताया था किस तरह से वो एक्सेल गैंग होता था और वो फेंक देते थे एक्सेल सामने, और अगर महिलाएं उस गाड़ी में मिल जाएं तो उनके साथ बहुत ही विभत्स कांड ये लोग कर दिया करते थे। ये
17 में भी इस तरह की घटना का मैंने आपको जिक्र किया है, 16 में भी इस तरह की घटना का आपको जिक्र किया है, और ये 18 की बात है, मई 18 की, जब ये घटना वहाँ पर हुई थी। इसलिए आप जब कभी भी हाईवे पर चल रहे हों, परिवार के साथ चल रहे हों, तो पूरी सतर्कता रखें। और आप अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आपको थोड़ा सा भी किसी तरह की बात होती है, 100 नंबर आप ज़रूर डायल करें, 112 जिसे अब कहते हैं। ऐसा करने पर हर हाल में 10 मिनट के भीतर जो हाईवे पर पेट्रोलिंग होती है 112 की, वो आपसे संपर्क कर लेगी। तो इस तरह की घटनाएं ये 2018 की है, अभी 2 साल बीते हैं। इस बीच में भी ज़रूर कहीं न कहीं छोटी मोटी इस तरह की, हालांकि कोई बड़ी वारदात इस बीच में नहीं हुई जो मैंने कहीं टीवी पर या अखबारों में पढ़ी हों या सुनी हों। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए गए हैं, लेकिन रह रह के अब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल बंद हो गई है, ऐसा नहीं है, और इसके बंद होने में थोड़ा अभी समय लगेगा। आज बस इतना ही। मैं अगले अंक आपके सामने, अब अगर कोई और व्यवधान न हुआ, कोई राजकीय कार्य से कहीं और न जाना हुआ, तो अगले अंक भी आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।